हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोग करने जा रहे हो, है ना। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर, है ना। चैप्टर तो थर्ड होगा नोट्स के अकॉर्डिंग, बट ये वीडियो 4 हो जाएगी। और हर बार जो एक अपील जो हर बार करता हूँ मैं आप लोगों से, इस चैनल को जितना हो सके आप लोग लाइक करो, इसे शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितना हो सके उतना स्प्रेड आउट करो। अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और फिर से वही एक बात कि कोई भी चीज़ मुफ्त में हो तो कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा भी होना चाहिए उसका। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हो, है ना, फेसबुक पेज को ज्वाइन करते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो या ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो आप लोग, तो जितने भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड या वनडे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होगा, वो सब कुछ आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा। जब कोई रिज़ल्ट आएगा किसी भी एग्ज़ाम का, वो भी आपको मिलेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। कोई कैंपेन वगैरह चलाना हो तो हम लोग ट्विटर का सहारा लेते हैं। इसके अलावा ये जो आईडी है ये हमारी पर्सनल आईडी है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पर आप लोग मुझसे असिस्ट के लिए, आप लोग असिस्टेंस के लिए फ़ोन कर सकते हो। आप लोग मतलब कि बात कर सकते हैं, हम लोग फ़ोन तो नहीं कर सकते, कि कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे पता है इस सब चीज़ों के बारे में, अच्छा अनुभव है मेरा। 7-8 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, ठीक है। तो इतना तो आपको गाइड कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं अपने आपको इस लायक समझता हूँ कि आपको बता सकूँ कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे रखो और कैसे आप इसमें कामयाब हो सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट चैप्टर इज़ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और ये आप लोग ये जो चैप्टर है हम लोगों का नया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें हम लोग क्या क्या फीचर्स हैं और हम लोग हमारा संविधान जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से भारतीय संविधान जो है दुनिया की संविधान से अलग पहचान बनाता है, इसके बारे में आप लोग इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। और पेपर में इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। और तो इसी के साथ, और ये आप लोग इंडेक्स में अपना नया टॉपिक डाल के शुरू करोगे। दिस इज़ वीडियो नंबर 4 बट चैप्टर नंबर 3, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था एक बार स्टार्टिंग के ही लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। तो संविधान एक संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। ये एक डेफिनेशन इसकी शॉर्ट बनती है जो कि पूछा जाता है पेपर में यूजुअली, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, दूसरा ये बन रहा है आपका क्या, इन्होंने जो लिखा हुआ क्या कि संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है ना। मौलिक कानून का फंडामेंटल लॉ होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। आगे वगैरह क्या, भारत का संविधान भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप धारण किए हुए, है ना। यानी इसमें हमने तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों चारों चीज़ों के बारे में जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, सामाजिक चीज़ों के बारे में, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जो है ना इसको बताया हुआ है। इसकी रूपरेखा इसमें दिखती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भले ही अनेक उपबंध हैं, है ना, जो कि विभिन्न देशों से लिए गए हैं, फिर भी वो ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से विभिन्न पहचान प्रदान करते हैं। मतलब कि भले ही हमने भारतीय संविधान के जो जितने भी अनुबंध हैं वो हमने दूसरे देशों से कॉपी किए हैं, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद, इसमें शामिल होने के बाद एक अलग ही आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं, ठीक है। एक अलग ही तरीके से देखते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहले बात तो भाई कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान है। ये क्वेश्चन पेपर में 20 बार आ चुका है, 50 बार आ चुका है, और ये हर एक लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। आप सेंटर की बात करें तो एसएससी में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है हर बार, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऑफ इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान या विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। दूसरा, इसके अंदर इसमें क्या क्या, अब भारत का संविधान क्यों, इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 अनुसूचियां हैं, लिस्ट में 22 इसके भाग हैं, 22 पार्ट। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं 25 पार्ट में, बट इसके 22 ही भाग हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें और कोई चेंज, 22 भाग के अलावा हम चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब भाग नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। हम लोग अनुच्छेद बढ़ा सकते हैं बस 22, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। और ये 2019 का आंकड़ा वर्तमान में, यानी 2019 में जो इसमें 470 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 25 भाग हैं और
12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब वर्तमान में हम लोगों ने 25 जो है इसमें 25 भागों में इसको बांटा हुआ है और 12 अनुसूचियों में। तो पहले 395, 8 और 22 था, अभी 470, 25 एंड 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भाई भारतीय संविधान की और क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि यहाँ पे ना संसदीय सरकार है। यहाँ पे जो सरकार आती है वो संसद में जाकर के, चुनी हुई सरकारें होती है, ठीक है, चुने हुए लोग होते हैं, तो संसदीय सरकार आता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भारत का संविधान जो है गाइज वो लचीला भी है, ठीक है ना, लचीला भी है और कठोर भी है। दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ देयर। ठीक है, जबकि अमेरिका का संविधान जो है वो कठोर है सिर्फ, है ना, यानी फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। भारतीय संविधान का ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है, जबकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजिड है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई यहाँ पे सभी को फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनिटी की बात की गई है गाइस इसमें, ठीक है ना। एकीकृत स्वतंत्र न्यायिका, एकीकृत यानी यूनिटी की बात की गई है, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, ये भी हमने देखा है। आगे की अगर हम बात करें तो एकात्मक की ओर झुकाव तथा संसदीय व्यवस्था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से सुने, इस लेक्चर के बाद ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे क्विक रिवीजन का। ठीक है ना, जो अगला लेक्चर आप लोग देखोगे इसके बाद क्विक रिवीजन का, उसमें प्रीएम्बल के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा इसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे उसको। ठीक है, और जितने भी हमारे 395 आर्टिकल्स हैं उन सभी को मोटा मोटा भागों में डिवाइड करके उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ये इसके बाद का लेक्चर होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे हम लोगों ने जो है भारत का, आप लोग जो प्रीएम्बल पढ़ते हो ना, तो उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग। अच्छा, जो भारत का संविधान बना रहे थे वो भी तो भारत के लोग थे, है ना, तो उन्होंने अपने विचारों को जो है बेसिकली उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यूनिटी को दर्शाता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दर्शाता है। कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य इत्यादि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, हमने किसी धर्म के लेकर के, वैसे इन शब्दों की हम विशेष व्याख्या आगे करेंगे। अब बात आती है भाई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार उससे बना। ठीक है ना, काफ़ी सारे उसको लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, अपलोड किया, और काफ़ी सारे व्यूज़ पे भी आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इसी प्रकार से सारे वीडियोज़ को आप लोग स्प्रेड आउट करते रहिए। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, प्रस्तावना संबंधित क्या प्रमुख तत्व हैं, एक बार इसको भी मैच कर लेते हैं। आप लोग वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो मैंने वहाँ पढ़ाया था वो यहाँ पे रिवीजन का ही एक तरह से चल रहा पॉइंट। तो ये कह रहा है क्या कि प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के संकल्प की प्रथम झलक अमेरिका के संविधान से देखने को मिलती है। मतलब प्रस्तावना हमने लिया कहाँ से है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी कि अमेरिका के संविधान में क्या है? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। अगर वहाँ से ये शुरू होता है तो हमने उसको इंडिया में कन्वर्ट किया, यानी कि हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ से ये तो झलक कहाँ से देखने को मिलती है? अमेरिकी संविधान से देखने को मिलती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसकी महत्ता को समझते हुए संविधान में इसकी सहमति, मतलब इसको समाहित कर लिया, इसको मिला लिया। आगे बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव लाया गया, है ना, मतलब कि प्रीएम्बल के बारे में, जिसमें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की, है ना, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि प्रस्तावना होना चाहिए। अब गाइस, प्रस्तावना से रिलेटेड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा कब बना, नहीं बना, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी में क्विक रिवीजन के लिए ही एक तरह से ये भी आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। हालांकि नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार लिख लेने से फालतू ऐसा नहीं होता कि कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात, प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित नहीं है, यानी प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसमें कोई भी आर्टिकल 368, अब क्या कहते हैं भाई, आर्टिकल 368 हमने लिया साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ठीक है ना, और ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। यानी अनुच्छेद 368 कहता है कि हम संविधान के किसी भी उसमें संशोधन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 368 से ना कोई परिवर्तन प्रस्तावना में नहीं किया जा सकता। ये डिसीजन पहले तक था। फिर बाद में क्या हुआ, प्रस्तावना अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है,
और ये संशोधन कब किया गया ये भी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है, उसको बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। एक तो समाजवादी, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ठीक है भाई। 2-3 केस होते हैं, केस भी थे जो हमने पढ़े थे। तो पहला केस हमारा बेड़ूवादी का, बेड़ूवाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1960 में क्या हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, ये बताया गया था। 1976 में केशवानंद भारती के केस में। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई किस केस में जो है भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया, तो दैट वाज केशवानंद भारती का केस, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती में जो है इसको भारतीय प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। आगे एक और क्वेश्चन आया भाई कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, है ना, बनाम का मतलब वर्सेस होता है, यानी इन दोनों के बीच केस चल रहा था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में प्रस्तावना जो है वो संविधान के मूल हिस्से मूल उसका जो है हिस्सा थी, ठीक है ना। आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पंजाब, ये तो आपका गोलकनाथ का केस था, उसमें हमने मूल आत्मा कहा। आत्मा क्यों कहा गया क्योंकि हमें इसमें प्रस्तावना को पढ़ के क्या झलकता है, ये चीज़ है। मतलब कि आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें उसके मोटिव का पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोगों के मोटिव का पता चलता है, ठीक है, इसलिए इसको आत्मा कहा गया इस केस के बाद। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें LIC ऑफ इंडिया, है ना, LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्सेस में 1995 में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया है ना, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है इसको, ठीक है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है ना। कौन कौन शब्द भाई, एक लिया गया सामाजिक, दूसरा लिया गया आर्थिक और तीसरा लिया गया है राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। इन तत्वों को 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। रूस की क्रांति 1917 में ही हुई थी, चीन की क्रांति 1911 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। दैट वाज हैपेंड इन 1789 टू 1999, 10 साल चला था ये, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ठीक है। चाइना की क्रांति 1911 में, रूस की क्रांति 1917 में, ठीक है। तो हमने रूस से क्या लिया? हमने लिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। दिस इज नॉट समानता, दिस इज समता। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि समता समानता में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रस्तावना के मूल तत्वों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कि मूल तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। तो गाइस प्रस्तावना के मूल तत्व, अब जो प्रस्तावना के मूल तत्व आपको हेडिंग देखने लग रही होगी, इसको मैं आप लोग वैसे लिख लो। प्रस्तावना का मूल तत्व मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई संविधान के अधिकार का स्रोत, है ना, संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना के अनुसार संविधान भारत के लोगों को से अधिक शक्ति से अधिकृत करती है। मतलब कि प्रस्तावना को जो शक्ति मिलती है, प्रेम्बल को जो पावर मिलती है, वो भारत के लोगों से ही मिलती है, ठीक है ना। भारत की प्रकृति यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। और तीसरा संविधान का तीसरा पॉइंट जिसमें लिखोगे आप लोग, संविधान का उद्देश्य। तो भाई संविधान का उद्देश्य न्याय दिलाना है, स्वतंत्रता दिलाना है, समता दिलाना है, बंधुत्व दिलाना है, संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो आप लोग देखने लग रहे होंगे यहाँ पे, शायद दिखने लगा स्क्रीन के ऊपर, मैं चलो दिखाई देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे संविधान दिख रहा है आपको, तीनों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है भाई। ये बात तीसरी बार शायद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट लेक्चर में भी था कि हमने इसको कब अडॉप्ट किया था, तो अडॉप्टेशन की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा गाइस कि विक्रम संवत में इसे कब अडॉप्ट किया गया था? विक्रम संवत में इसे कब अडॉप्ट किया गया था? ये हम लोग आपको डेट्स खुद से सर्च करने, ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। विक्रम संवत में कब अडॉप्ट किया गया था ये आपको खुद से वो करना है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है, आगे देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में मतलब कि आपको पेपर के रिगार्डिंग क्या क्या याद करके चलना, वो देखो आप लोग।
तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। यानी हमने जो संविधान बनाया उसमें लगभग 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा समझा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो विधि का शासन जो है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं हम लोग कि विधि का शासन जो है एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होना, ये सब हमने ब्रिटिश संविधान से लिए हुए हैं। ये जो आपको सीधा से दिख रहा है आपको, ठीक है। जबकि हमने सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, बिकॉज अमेरिका में भी डुअल सिटीजनशिप है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारा कंटेंट जो हमने वो ब्रिटेन से लिया हुआ है, ये सारा कंटेंट हमने यूएस से लिया हुआ है। ये भी देख लेते हैं क्या क्या लिया हम लोग। भाई मूल अधिकार हमने यूएस से लिए हुए हैं। स्वतंत्र न्यायिक पालिका यानी कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी हम लोगों ने यूएस से ली हुई है, ठीक है। जुडिशल रिव्यू के बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग जा कर के इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में आपको दिख जाएगा कि जुडिशल रिव्यू क्या चीज़ है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भी कि इसका पद जो है वो कैसे मैनेज होता है या इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिल जाएंगी। ये यूएस से लिया है हमने सारा का सारा। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे अमेरिका में लगाई जाती है वैसे ही इंडिया में लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रोसीजर है वो भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये हमने लिया ब्रिटेन से, ठीक है, ये हमने लिया ब्रिटेन से एंड दीज वर टेकन फ्रॉम यूएस, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है। ये सारा का सारा हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है वो हमने आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से, या आयरिश संविधान लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली आयरलैंड है होना चाहिए था। आयरलैंड लिखो या कुछ कैसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है ना। भाई समवर्ती सूची बोले तो कॉन्करेंट लिस्ट, 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट, ठीक है ना। यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो मुद्दे आते हैं जिस पर दोनों लोग मिलकर वो कानून बनाते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रोविजंस, शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्यों के बीच में, और प्रस्तावना की भाषा। भाई प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, क्या लैंग्वेज उसका वो करता है ना, तो वो हमने सारा का सारा लिया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। आगे की बात करें तो भाई इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने जर्मनी को चुना, यानी जर्मनी में इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजंस लगाए जाते हैं वो सारा का सारा हम लोगों ने जर्मनी के वाइमर के संविधान से, इसको वीमर संविधान भी कहते हैं। जर्मनी में एक्चुअली जगह है गाइस एक वीमर, वहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, ठीक है। तो आपात से रिलेटेड जितने भी है ना, 352, 356, 360, 3 प्रकार के आपात यूजुअली लगते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे लगाते हैं, 360 इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमने वहाँ से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है हमने, वित्तीय आपात हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी के जो आपात है 352 और 356 वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया हुआ है। मूल कर्तव्य जो है ना, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक तो फंडामेंटल राइट है जो गवर्नमेंट आपको देती है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो आपकी बनती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको सरकार सुविधाएं प्रदान करे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ के फ्लैग को, वहाँ के नेशनल एंथम को, वहाँ के रिवर को, वहाँ के नेचर को, वहाँ के ट्रीज़ वगैरह को क्षति ना पहुँचाओ या उनको ख़राब ना करो। ये आपका मॉरल ड्यूटी भी है, तो इसको हमने मूल कर्तव्य में रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी हमने बाद में जोड़ा था एक अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। आगे बात करें हम तो गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। संघीय संविधान शासन प्रणाली है ना, संघीय शासन प्रणाली मतलब संघ कैसे काम करता है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी 3 लिस्ट के बारे में बताया था जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया हुआ है ना, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट। आयरलैंड से कॉपी किया हुआ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे राज्य जो है कानून बनाता है, ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे केंद्र कानून बनाता है, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे दोनों कानून बनाते हैं। तो ये शक्तियों का जो बंटवारा हो रहा है, इन शक्तियों के बंटवारे को हमने लेकर के ना
अच्छा, ऐसा भी तो कोई मुद्दा रहा होगा 1950 में जो इसमें ना लिखा गया हो। भाई 1950 में उनको कैसे पता था कि मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे या कंप्यूटर आ जाएगा या इतने सारे गैजेट्स आ जाएंगे जिनसे क्राइम भी होने लग जाएंगे, है ना। तो उनको लेकिन उनको ये बात पता था कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, वो सारी शक्तियाँ जो है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो संसद में निहित होंगी, यानी कि पार्लियामेंट जो है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो केंद्र के पास होगी। ये सारा का सारा ना कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, कनाडियन संविधान से लिया हुआ है। आगे की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और क्या क्या विदेशी स्रोत हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो कनाडा का हो गया। अगला पॉइंट देखता हूँ, नेक्स्ट हमारा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा जो संविधान प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य के प्रस्ताव को अंततः भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना, है ना। इस डेट को जो उन्होंने प्रस्तुत किया था ना, एक स्ट्रक्चर, एक प्रियम्बल का, उसी को हम लोगों ने जो है ना उद्देश्य का बनाया, अपना प्रियम्बल बनाया। 42वें संविधान संशोधन, देखो प्रियम्बल जो है वो है कि नहीं है, हम लोगों ने 2 केस पढ़े, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, है ना। तो इन सब में बनेगा नहीं बनेगा ये आप लोगों ने ऊपर अभी देखा, लेकिन हम लोगों ने एक बार संशोधन कर चुके हैं, दैट वाज 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें हम लोगों ने 3 शब्द जोड़े थे जो आपकी स्क्रीन पे देखने लग रहे होंगे। ये आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, ठीक है। इसके बारे में भी कि ये शब्द के क्या हिडन मीनिंग होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे आगे बात करते हैं। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया गाइस, वो चैप्टर आपको किसी भी बुक में नॉर्मली नहीं मिलेगा इतने डिटेल में, कि बहुत सारे लोगों के व्यूज़ उस पर देखें कि कौन कौन प्रियम्बल को कैसे कैसे टैकल कर रहा है, ठीक है ना। और तो उसी में से मैंने आपको बताया कि किस व्यक्ति ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहता है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। मैंने ये भी उनके बारे में भी वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आप लोग देखना, इनके बारे में है वहाँ पे जानकारी। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है क्योंकि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित है। भाई गणतंत्र वो सभी राष्ट्र होते हैं गाइस जहाँ पे मुखिया जो होता है, मुखिया कौन, जैसे कि राष्ट्रपति, है ना। तो वहाँ का मुखिया जो है वो चुन के आता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए या प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, वो राज्य जो है वो रिपब्लिक कहलाएगा, रिपब्लिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग। और इस जो राज्य, जो देश अपने नाम के आगे ये शब्द लगाते हैं, वहाँ पे ये बात बहुत क्लियर है कि वहाँ पे जो राजा का चुनाव होता है या मुखिया का चुनाव जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ये बात क्लियर कट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो उद्देशिका के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आगे मैं आपको अभी रोकना चाहता हूँ इसके ऊपर, कि अभी मैं आपको इसके छोटे मोटे इन डिटेल में आपको रिवाइज़ करा दूंगा। मैंने कहा ना इस वीडियो के बाद एक और हम वीडियो डालेंगे जो कि क्विक रिवीजन के ऊपर होगा, ठीक है ना। ये हम लोगों का चैप्टर 3 है, यहाँ पे देखने लग रहा होगा आपको, और चैप्टर 4 जब शुरू होगा उसके बाद के एक इसी से रिलेटेड, चैप्टर 3 से रिलेटेड ही ये क्विक रिवीजन होगा, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 4 अलग आएगा, उसमें मैं आपको प्रियम्बल के एक एक शब्दों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और जितने भी हमारे वो हैं 22 भागों में, जितने भी मूल संविधान में चूँकि 22 भाग थे, बाद में भागों की संख्या 25 हो गई है, तो उसमें जितने भी हम लोगों ने अनुच्छेदों को बांटा हुआ 395 वी विल डिस्कस देयर इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अभी इन शब्दों के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए इसको अभी बचा के रखते हैं थोड़ा सा। तो उद्देशिका के अनुसार भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत के राज्यों को कोई धर्म नहीं होगा, कोई भी राज्य जो है अलग से अपने धर्म का प्रमोट नहीं कर सकता या उसके बारे में अवेयरनेस कंपेन या इस तरीके से स्प्रेड आउट नहीं कर सकता जानकारी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से न्याय भाई? सामाजिक न्याय, है ना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। और 4 प्रकार की उपासना, कौन कौन सी उपासना भाई? विचार की उपासना, व्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो दिखता है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता को कहा जाता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो संप्रभुता का आगे देखेंगे, अभी छोड़ते हैं। आर्थिक न्याय का उपबंध,
उद्देशिका के अलावा नीति निर्देशित तत्वों में भी किया जाता है। ठीक है ना। आर्थिक न्याय का उपबंध जो है आर्थिक न्याय है ना, फाइनेंशियल जस्टिस जो है ना, एक तो इकोनॉमिकल जस्टिस जो है, उद्देशिका के अलावा राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में भी किया गया है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और ऊपर चल के। तो नेक्स्ट देखोगे आप लोग पॉइंट यहाँ पे आर्थिक न्याय का उपबंध हो गया हमारा। आगे भारतीय संविधान में को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा गया है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं गाइस। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का लिखित संविधान है, ये आप लोग नोट कर लेना। यानी दुनिया का जो पहला संविधान लिखा गया है लिखित तौर पे वो अमेरिका का संविधान है, जबकि दुनिया का अलिखित संविधान ब्रिटेन का ही है। ठीक है ना। तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और सबसे बल्कियस्ट यानी कि सबसे भारी संविधान कह लो या सबसे बड़ा संविधान जो है वो इंडिया का है। वे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 लिस्ट वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मूल संविधान में जो है वो ये डाटा था। हालांकि अब डाटा 470 हो गया है, 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। अच्छा, एक चीज़ और भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बात भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बढ़ाई थी, आप लोगों को शायद याद लगने लग रहा होगी। थर्ड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर के बीच में रिवीजन का बहुत बड़ा मैटर लग रहा है ना। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि हमने 60 देशों से, लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारतीय संविधान ने विश्व के संविधान को दिया है, या भारतीय संसद ने विश्व की संसद को दिया है? तो आपको पता होगा कि जब सेशन चलता है, यानी कि सत्र जब चलता है संसद का, तो उसमें जब 12 से 1 बजे का काल होता है, इसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं, यानी कि 0 आवर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, ये अभी रिसेंट में ही नया है, हालांकि ज़्यादा नहीं हो, 15-20 साल में इसको। तो शून्यकाल में क्या होता है भाई, शून्यकाल में हम लोग देश में होने वाली जो वर्तमान घटनाएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो शून्यकाल जो है वो संसदीय व्यवस्था भारत की देन है, और इसको दुनिया की संसद ने भारत से कॉपी किया है। ठीक है, हमसे ब्रिटेन ने कॉपी किया है और भी देशों ने कॉपी किया। ठीक है ना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भाई संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ग्रेनविल ऑस्टिन जो हिस्टोरियन है, शायद में भी ये पॉलिटिशियन हो सकता है, मुझे आइडिया इनके बारे में, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि संविधान सभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी के कारण ये कहा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, क्योंकि उस समय एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है एग्जिस्ट करती थी, दैट वाज कांग्रेस। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होता है। चूँकि हमने संसदीय व्यवस्था को इंग्लैंड से कॉपी किया है, तो और हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल को आपने ऊपर पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो हम लोगों ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, गोम जिसे कहते हैं हम लोग ना, वो भी हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया। तो वहाँ का जो राजा होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो भारत के उसके इक्वल ही होता है। ठीक है ना। अगला एक लास्ट पॉइंट क्या रह गया आपका भाई, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान किया गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, शायद मेरे हिसाब से यही थे, फिर आगे क्विक रिवीजन की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसको हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार, ताकि फटाफट ये ख़त्म हो जाए टॉपिक भी। ठीक है, वैसे तो कोई इशू नहीं है, इसमें आप लोग बना सकते हो। और इसमें हम लोग प्रीएम्बल का एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, और कैसे कैसे अमेंडमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन की तरफ देखते हैं। तो भारत, ये जो आप लोग देख लो ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तो प्रीएम्बल का एक एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं वो भी एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। सेम डायग्राम आप अपनी कॉपीज़ में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग, भाई एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जो भारत के लोग जो है ना, वो बेसिकली क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो संविधान के बनाने वाले जो लोग थे ना, वो भारत से ही बिलोंग करते थे। ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत जो ये शक्ति है, भारतीय संविधान की जो शक्ति है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता ही है, और उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें क्या, इसका मतलब कि अन्य महत्वपूर्ण क्या फैक्ट निकलता है भाई, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसे भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु इसका निर्वाचन परोक्ष रूप से भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं में किया था, है ना। इसलिए
इनका ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा गया। इसके अलावा ये भी पूछा था कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ लिखा मिलता है, तो ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट जो है ना वो प्रस्तावना में ही लिखा मिलता है, ये किसी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं मिलता है। जबकि आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, इंडिया भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। दूसरा ये कह रहा है, दूसरा वर्ड बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है भाई, भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः मुक्त है, इस पे किसी भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, अर्थात भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति से अधीन नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है गाइस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत आज़ाद तो है, लेकिन तो भी हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड हैंग्स, है ना, मानते हैं। इस बात को क्यों मानते हैं, भारत तो आज़ाद है, फिर हम इनकी बात क्यों माने, इसकी बात हम लोग न्यायालय के तौर पे मानते हैं। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं ताकि एक न्यायालय में हम लोग अपील कर सकें, कल को हमें ज़रूरत पड़ सकती है या कोई और मुद्दा भी हो सकता है। ये इसकी अखंडता और स्वतंत्रता को खंडित नहीं करता है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था। समाजवादी एक नेक्स्ट टर्म है। समाजवादी का मतलब क्या होता है भाई, आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित समाज की इन विचारधारा को समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। और ये शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था, यानी ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो किसका हिस्सा था भाई, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। आगे की बात करते हैं गाइस, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो कुछ दिन पहले मुझसे किसी और ने भी ये शब्द पूछा था, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन होती है, मैं यहाँ पे भी देता हूँ। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और जहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा वही पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। ये डेफिनेशन पंथ निरपेक्ष की है सिंपल में, ठीक है। और ये भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष को भी हमने 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा, एंड दैट वाज हैपेंड इन 1976। आगे की बात करते हैं, एक है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में तो गाइस आप लोग जानते हैं क्या होता है, वैसे मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लोकतंत्र देन वैसे अमेरिका की है, ठीक है ना। अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे जो अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र के डेमोक्रेसी, है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो वही चीज़ लोकतंत्र के बारे में कहते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सरकार जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित है, तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और एक निश्चित अंतराल के बाद ये निर्वाचन होता रहता है। यूजुअली ये 4 साल, 5 साल और 1 साल का भी होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव जो होता है वो 1 साल पे होता है, प्रत्येक 1 साल पे वहाँ का राष्ट्रपति चेंज होता है। ज़्यादातर ये 5 साल या 4 साल भी चलता रहता है, जैसे अमेरिका में 4 साल की व्यवस्था है, ठीक है, ठीक है। हालांकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो अधिकतम 2 ही बार निर्वाचित हो सकता है, जबकि भारत में ये नंबर जो है ये कई बार हो सकता है, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग भारतीय गणराज्य की बात करते हैं, तो रिपब्लिक के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, वह देश जहाँ पे मुखिया जो होता है वो चुन के आता है, वो गणराज्य कराता है, वहाँ पर राजा सिस्टम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आनुवंशिकता के आधार पर नहीं होता, मतलब क्या ना, नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पे हर बार राजा जो है वो चुना जाता है, ठीक है। सामाजिक न्याय की बात करें तो समाज में न्याय यानी कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसकी जाति के आधार पर, उसके मत के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर, ठीक है। इसलिए विविधता देखने को भी मिलती है। आर्थिक न्याय क्या होता है, समाज में सभी को समान स्थान या अवसर प्राप्त हो, ठीक है ना, ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है, जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, ये राजनीतिक न्याय, ध्यान रखना, मतदान जो है वो आपका एक राजनीतिक न्याय है। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी बात नहीं, प्रस्तावना में डायरेक्ट इसकी बात नहीं की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है ना, किसी को भी, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सार्वजनिक पद पर जो है वो पोस्ट प्राप्त, मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी भी कास्ट क्रीड से हो। हालांकि रिजर्वेशन इसका एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। भाई विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। आप अपने कोई भी विचार रख सकते हैं, हालांकि कोई भी विचार का मतलब वे विचार नहीं होता
कि आप किसी चीज़ को इलॉफुल तरीके से ना, विचारों की आज़ादी है लेकिन वो विचार नहीं जो आपको अगेंस्ट कंट्री काम करने के लिए कहे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। कोई भी धर्म आप रख सकते हैं तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी विचार है ना, जैसे मान लो आपको विचार आया ट्रेन को उड़ा देने का बॉम्ब से, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। तो इसकी आज़ादी के लिए फिर लॉ में और भी प्रोविजंस हैं। विचारों की आज़ादी का मतलब किसी को गाली देना विचारों की आज़ादी नहीं हो सकती। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को गाली दे देंगे, या यहाँ पे बाउंडेशन भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, बोलना है तो कितना बोलना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रतिष्ठा और इसकी चीज़, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को एक बार देखते हैं। अवसर की समानता, सभी के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त हों, तो सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास को समुचित अवसर प्राप्त हो, है ना। चाहे कोई किसी भी कास्ट से आ रहा हो, किसी भी क्रीड से आ रहा हो, किसी भी रिलीजन से आ रहा हो, ठीक है ना, सभी को समान अवसर की समानता प्राप्त है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा की बात करें, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बारे में बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो भारत में बंधुता की भावना के आधार पर व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ना कि समाज में उसकी स्थिति। इस प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए। अच्छा, इसको भी जो है ना हमने, यानी कि ये जो हमने जोड़ा हुआ है ना, इसको अखंडता शब्द जो हमने जोड़ा है ना, पीछे हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा था, है ना, पंथ निरपेक्ष जोड़ा था, समाजवादी जोड़ा था, और तीसरा वर्ड हम लोग अखंडता जोड़ रहे हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। अनुसूचियों की बात करें गाइस, तो इसमें 8 अनुसूचियाँ मूल रूप से हैं, लेकिन अभी इसको 12 हो गई हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो है ना, ये अनुच्छेद 1 से 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। प्रथम अनुसूची में हमने राज्यों को शामिल किया हुआ है। दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने भारत का राष्ट्रपति, इसमें भी 4 मुद्दे हैं, क्या क्या, इसमें भारत का राष्ट्रपति, है ना, उनके वेतन भत्तों के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में भाग दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, और राज्य के सभापति और उपसभापति के बारे में। राज्यसभा, यानी कि आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, वो बिना किसी उसके उस पद पे बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट वहाँ पे आता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो 5वां पॉइंट इसमें आता है क्या, ये भाग 2 की बात हो रही है दूसरी अनुसूची में ही। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, राज्य विधान परिषदों में सभापति उपसभापति कैसे चुने जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और तीसरा कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति के बारे में, या इसके बारे में जितने प्रोविजन हैं वो लिखे गए हैं। तीसरे के बारे में बात करें भाई, तीसरे अनुसूची में हम लोगों ने ज़्यादातर शपथ के बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन सा शपथ भाई, जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनका, ठीक है ना, संसद में निर्वाचन होते अभ्यर्थी हैं उनका, संसद के सदस्यों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, नियंत्रण और महालेख परीक्षक का, राज्य के जितने मंत्री हैं वो, राज्य विधानसभा के जितने भी MLAs वगैरह होते हैं उनका जो भी शपथ जो होता है उनका वो, ठीक है। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल के सदस्य वो, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ये सारे के सारे शपथ जो है वो कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चलें थोड़ा सा, तो चतुर्थ अनुसूची में ज़्यादा हमने नहीं रखा है, इसमें हम लोगों ने यूटीज़ के बारे में रखा हुआ है, और यूनियन टेरिटरी में, है ना भाई, केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसको हम लोगों ने अपने 4th उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 4th है। 5th में देखें, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट्स कम भी होते जाएंगे। 5वीं अनुसूची में देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लोगे, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरिया जितने भी होते हैं ना, उनमें जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, उनका प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल के बारे में लिखा गया है। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में लिखा गया, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 से अटैच्ड है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें गाइस हम लोग, तो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है,
केंद्र राज्य शक्तियों के बीच में विभाजन जो से जुड़ा हुआ है। 8वीं से बात करें अगर हम लोग, तो भाई 8वीं सूची में जो है ना संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक है ना। ये मूल रूप से 14 थी और वर्तमान में 18 हैं। ये 18 जमा 4 कर सकते हो आप लोग। 4 जो भाषाएं जोड़ी गई थी दैट वाज बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं इसमें वही जोड़ी जाती है जिनका खुद का ग्रामर होता है गाइस, ठीक है, जिसका खुद का व्याकरण होता है। इसलिए बिहार में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। मैथिली को शामिल किया गया लेकिन भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे ग्रामर नहीं है। हरियाणा में भी ठीक, जो हरियाणा में खड़ी बोली बोले जाते हैं वो उसको भी शामिल नहीं किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे हम लोग, तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसमें भाई देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी? हमारे पास 8 थी। तो भाई जब हमने पहला संविधान संशोधन किया तो हमने ये 9वीं अनुसूची बनाया, ठीक है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये पहला संविधान संशोधन है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, पहला संविधान संशोधन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले संविधान संशोधन में हमने क्या किया? हमने 9वीं अनुसूची बनाई, ठीक है। तो इसमें क्या किया भाई? इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, है ना भाई। जब देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अथाह संपत्ति हुआ करती थी और गवर्नमेंट को वो संपत्तियाँ लेनी थी प्रोग्रेस करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, है ना, ब्रिजेस बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसको अधिग्रहण वो कैसे करें, इसकी विधियों के बारे में 9वीं सूची में लिखा गया है, ठीक है। इसमें से 300 अधिनियमों का अधिकांश भूमि सुधार से संबंधित है, वर्णन है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ, 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु एक इसके साथ एक चीज़ और भी अटैच है गाइस, वो ये कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है 9वीं अनुसूची को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। संविधान में इसे 52वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया है, ठीक है ना। 52nd अमेंडमेंट जो है 10वीं अनुसूची से जुड़ा है और ये दल बदल से संबंधित है ना। भाई हुआ क्या कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, 84 के आसपास या उससे पहले 84 के आसपास, इंदिरा गांधी की मौत के बाद। तो उन्होंने देखा कि भाई एक कोई पॉलिटिशियन जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आता है और वो आने से पहले, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आने से पहले वो किसी एक उसमें रहता है और उसके बाद वो क्या करता है कि जीत के आने के बाद संसद में वो फिर अपनी पार्टी बदल लेता है, जिसकी वजह से जो चुनी हुई सरकार है वो गिर जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको दल बदल कानून कहा गया। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ है, लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना कि 10वीं अनुसूची जो है हमने वो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा है, जबकि और ये बात 1984 के आसपास की, 85 के आसपास की, जबकि 9वीं अनुसूची हमने 1951 में जोड़ दिया। दिस इज़ आवर फर्स्ट अमेंडमेंट एज वेल। 11वीं अनुसूची जो रही है वो पंचायती शक्तियों से जुड़ी हुई है, यह अनुच्छेद 243 से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ जितनी भी होती है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, MCD हो गया या नगर निगम हो गया, तो उनके अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में 18 विषय लिखे गए हैं और इसे जोड़ा गया था 1992 में, है ना। इनके डेट्स आपको याद रखनी है अगर आपको कुछ अलग रखना है तो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट गाइस बचता है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है। वैसे तो मैंने आपको कई सारी बातें ऑरली बता दी हैं, लेकिन रिटर्न एक बार देख लेते हैं ताकि आपको लिखने में एक बार इसके प्रॉपर नोट्स बना लो आप लोग, और पेपर में से खूब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं एक बार, आपके स्क्रीन देख रहा होगा भाई, मैंने याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 100 कानून अगर बने हुए हैं तो 70% जो है हमने लिया हुआ है भारत शासन अधिनियम से। तो इसमें क्या क्या लिया हुआ है भाई हमने? उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट लिया हुआ है, संघीय तंत्र लिया हुआ है, आपातकाल की घोषणा कैसे कर सकते हैं वो लिया हुआ है, शक्तियों का विभाजन लिया हुआ है, 3 अनुसूचियाँ ली हुई हैं, और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, वो सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर गाइस ये जो आपका 30% बचता है, इसमें मान के चलो आप 10% जो है ना हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है ना। और वो ब्रिटेन से क्या लिया भाई? संसद कैसे काम करेगा, यानी कि संसदीय प्रणाली कैसे काम करेगी, वो हमने लिया है। दूसरा विधि का शासन, सबसे सुप्रीम जो है वो कानून है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं होगा, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप है ना, जो भारत में होगा वो भारत का नागरिक, अगर इसके बाद भारत की नागरिकता है तो किसी और देश की नागरिकता वो नहीं ले सकता। तीसरा संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकारी लेख इत्यादि, ठीक है ना।
ये परमाधिकार लेख सुप्रीम कोर्ट के रिट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मान के चलो आप लोग 8% से 10% यहाँ पे भी, ये डाटा वैसे नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाने के लिए। इसमें भी देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने लिया हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बोले तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, कोई भी इसको बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी इसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। मैंने आपको बताया था न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले पे, किसी भी वर्डिक्ट पे जो न्यायालय फैसला देता है उसको दोबारा पुनर्विचार रिव्यू पिटिशन करता है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है गाइस लोकसभा, है ना, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा बनाए, संसद द्वारा बनाए गए कानून को जब राष्ट्रपति दोबारा या फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करने के लिए इसको वापस भेज देती है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेकेंड वन इज जुडिशियल रिव्यू। तीसरा क्या है आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ वन इज राष्ट्रपति पे महाभियोग, है ना, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। थर्ड इज नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के ऊपर यानी कि जजेस के ऊपर महाभियोग लगाना, और तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, है ना, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। दैट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम अमेरिका का संविधान, ठीक है ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया भाई, संघवाद लिया हमने, है ना, सेंटर के बारे में कैसे कैसे फंक्शन करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट लिया हमने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविज़न जो है भाई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसका जो हेड होता है गाइज वो लोकसभा स्पीकर ही होता है, लोअर हाउस का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने ली हैं। व्यापार वाणिज्य और पारस्परिक संपर्क कैसे करना है इंटरनेशनली, वो हमने सारी चीज़ें ली हैं। कनाडा के संविधान की बात करें गाइज हम लोग तो संघात्मक प्रणाली हमने ली है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होगा वो लिया है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जस्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, वो भी हमने कनाडियंस का सभी कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। और राज्यपाल का पद, ठीक है ना, राज्यपाल का पद हमने यहाँ से भी लिया, और राज्यपाल का कार्यकाल, दोनों अलग अलग चीज़ें गए। पद का फॉर्मेशन हमने यहाँ से लिया है, कार्यकाल हमने 1935 का एक्ट जो ये वाला था यहीं से हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ या रूस कह सकते हैं आप लोग से, पहले सोवियत संघ था, इसको USSR भी कहते हैं, कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको ये भी नाम मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया हुआ है, ठीक है ना। जापान का संविधान जो हमने रूस की क्रांति अभी पढ़ा था ना 1917, वो हमने यहीं से लिया हुआ है, ठीक है। जापान का संविधान से क्या लिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे, लॉ जो है, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, दैट वाज टेकन फ्रॉम जापान। आगे बढ़े हम लोग आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया भाई, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, है ना, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के बारे में हमने लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने लिया हुआ है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, है ना, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होगा वो लिया उन्होंने। 2/3 सदस्य कैसे रिटायर होता है इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है इसमें। राज्यसभा के हर 2 साल पे जो है ना 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। फ्रांस के संविधान से कैसे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, 1789 में हुआ था इसका। गणतंत्रात्मक प्रणाली, समता और बंधुता का आदर्श और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, है ना, आर्टिकल 378। और जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर जगह है जर्मनी में जहाँ पे संविधान बना था, अब ये ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गया है, ठीक है। आपातकाल से रिलेटेड प्रोविजन, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोगों ने वित्तीय आपात जो है ना वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना वो हमने अमेरिका से लिया है, जबकि ये वाला जो आपातकाल कह रहा है इसमें हमारे पास इंडिया में 3 ही आपात हैं गाइस, ध्यान रखिए आप लोग। 352 दैट वाज टेकन फ्रॉम जर्मनी, 356 that was also taken from Germany, and this is 360 that was taken from USA, not from Germany, because this is financial emergency। इसको वित्तीय आपात कहते हैं, इसलिए ये हमने अमेरिका से लिया, ये दोनों हमने वहाँ से लिया, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था और ये हमारा क्विक रिवीजन था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो हम लोग अब आर्टिकल्स की तरफ बढ़ने वाला है और एक एक करके 395 आर्टिकल्स की तरफ डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये रिवीजन कराई गई है ताकि आपका पॉइंट एक ही जगह पे स्टेबल हो सके और जो पॉइंट पिछले छूट गए हैं वो नए पॉइंट वहाँ पे ऐड हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ इसको इस चैप्टर को क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।